बंदा बड़ा करना चाहता है बट कहीं ना कहीं नहीं कर पाता, उसका मेन कॉज है उसका बचपन। हर चीज का ट्रेंड होता है, वो चीज ही सब फॉलो करते हैं। और ये भी क्या एक तरह की पीआर है कि आम जनता बड़ा मासूम है, वो बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है। वो कल किसी और के भगवान को मानता था, आज किसी और भगवान को मान रहा है। वो कल किसी और बाबा को मानता था, आज वो बाबा जेल चले गए तो आज किसी और बाबा को मान रहा है, राइट। वो एग्जैक्टली क्या टाइम होता है जब हमें उस रट में से सच में निकलकर पूरा अपने वेंचर की तरफ फोकस हो जाना चाहिए। कभी भी ना आप 9 to 5 डायरेक्टली मत छोड़ो, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क है एंड आपको भी नहीं पता कि आप कामयाब होगे कि नहीं होगे। लेकिन पीआर तो हर तरह की होती है ना। क्या अमीर आदमी क्या दिखा रहा है, लेकिन वो टपरी पे बैठ के अगर चाय पिएगा तो तुरंत न्यूज़ बना के मीडिया में चली जाएगी कि इतने बड़े आदमी हैं, आज देखो कितने हम्बल हैं, सिर्फ छोटी सी टपरी में एक 10 रुपए वाले कप का चाय पी रहे हैं। लोगों का दिमाग इस तरीके से हैक कर पाओ कि वो अपनी खरीदने की लिस्ट में आपका प्रोडक्ट डाल लें। हेलो एंड वेलकम टू पूजा मल्होत्रा शो। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है ना, वो बहुत ही खास है। वो खास इसलिए है क्योंकि आप बहुत अच्छे से इस पर रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जो लोग 9 to 5 की रट में अटके हैं ना, वो कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं, कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को एज अ ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, कैसे एज अ क्रिएटर बन सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपकी डिजिटल जर्नी में जो आप जानना चाहते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में इन सब पर बात होगी, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल चैलेंजेस को फेस करके अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर गए और बहुत सारे बड़े बड़े कोचेस के बिजनेस बिल्ड किए हैं। डिजिटल आइकन है वो एक तरह से। तो आइए मिलवाती हूँ आपको आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं, दुर्वेश यादव। दुर्वेश जी, वेरी वार्म वेलकम इन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए एंड बहुत ही अच्छा प्यारा इंट्रोडक्शन दिया आपने, थैंक यू सो मच। नो, मैं तो ये देखती हूँ कि आप इतनी छोटी सी एज में यहाँ तक पहुँच गए और इतने बड़े बड़े, मतलब आपसे उम्र में कहूँ तो बहुत बड़े बड़े लोगों को आपने कोच किया, उनके बिजनेस बिल्ड कराने में हेल्प करी। दैट्स रियली कमेंडेबल। इस पॉडकास्ट में मुझे ये जानना है, डीपली कन्वर्सेशन करनी है और अपने व्यूअर्स को ये बताना है कि कैसे वो इस रट से निकल सकते हैं। ठीक है, तो देखो फंडामेंटल समझाता हूँ आपको, है ना। तो आज कोई भी आदमी बड़ा करना तो चाहता है, ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं कर नहीं पाता। उसके कॉज पे अगर आप जाओगे ना तो उसका कॉज है उसका बचपन, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ कि मैं बचपन में 5 साल का था तो मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, मैं फ़्लाइट उड़ाना चाहता था, मैं एरोप्लेन उड़ाना चाहता था, मैं बड़ी बड़ी सपने देखता था। बट उस समय वो सपने पूरे नहीं हो पाते थे। और दूसरा, जो हमारे मम्मी पापा हैं वो हमें टोक देते थे कि नहीं इतने बड़े सपने मत देख, पढ़ाई में एग्ज़ाम में मार्क्स ले आ। तो वो बंदा क्या करता था, अच्छा ये नहीं हो सकता, चलो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में मार्क्स लेने आता हूँ। उस समय अगर उस बच्चे को ये इंस्पायर किया जा सकता कि तू एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, तू बन पाएगा, बट नहीं, उसके सपने को दबा दिया गया। तो हमारी जो कंडीशनिंग है 18 साल की उम्र तक, वो आते आते ऐसी हो जाती है, क्योंकि 90% इस दुनिया में, इस भारत में 99% जनता ये है जो जॉब कर रहे हैं, जिनके मम्मी पापा जॉब कर रहे हैं। तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको भी यही कंडीशनिंग डाल दी जाती है कि तुम्हें जॉब ही करनी है। तो आज बंदा बड़ा करना चाहता है बट कहीं ना कहीं नहीं कर पाता, उसका मेन कॉज है उसका बचपन। कि वो 18 साल की उम्र तक उसने ये कुछ सीखा ही नहीं, उसको सपने को उड़ान देना किसी ने सिखाया ही नहीं। जैसे मैं भी सेम बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मेरे को सिखाया गया कि भैया आप अपनी नौकरी करो गवर्नमेंट वाली। तो मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया बट मैं फ़ेल हो गया, मेरे को नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूँ। उसके बाद मैं बीटेक में जॉब करने के लिए गया कि मैं बीटेक कर लूँ, उसके बाद जॉब करूँ। बट तब मेरे को ये रियलाइज़ हो रहा है कि यार हमारा जो बचपन है, अगर उसमें हमें मम्मी पापा थोड़ा सा बढ़ावा दे देते या फिर सपनों की तरफ उड़ान दे देते तो हम बड़ा कुछ कर जाते। नहीं तो आज नहीं तो कल कर जाते, बट करते ज़रूर। बट मेरे को ना एक अंदर से इच्छा थी कि यार कुछ तो बड़ा करना है बस। तो मैं हमेशा ये किसी भी पर्सन को कहता हूँ, आपको कुछ नहीं पता आज कि लाइफ में क्या करना है, एक अंदर आपके अंदर एक हल्की सी इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि यार मेरे को कुछ तो बड़ा करना है। वो रास्ता भले ही आपको ना पता हो, डायरेक्शन कुछ नहीं पता हो, बट जब आप ये डाल देते हो ना तो आपकी डेस्टिनी आपको उस टुवर्ड्स ले जाना चालू कर देती है। ये मैंने अपना जो छोटा सा चीज़ है मैंने 2014 में अपने अंदर डाल ली कि यार मेरे को कुछ तो बड़ा करना है बस। तो वो इंस्पिरेशन ऐसी रही कि मैं एनडीए में फ़ेल हुआ। उस समय तो मेरे को लग रहा था कि फ़ेल हो गया तो क्या ही होगा, बट वो धीरे धीरे मैं बीटेक में गया, बीटेक में फ़ेल हुआ। बट जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप करने की जर्नी स्टार्ट किया एंड थोड़ी सी कामयाबी देखना चालू किया, तब मेरे को समझ में आया कि यार कितना बड़ा फ़ायदा है
कि हम वहाँ पर बचपन में अगर मैंने इतना सपना देखा तो आज मैं यहाँ पढ़ पाया। और इसमें एक चीज़ और आपको बताता हूँ, लोगों का कितना बड़ा रोल होता है। फिर मैं उसमें आता हूँ टेक्निकल्स पे। तो आज मैं जब 12th क्लास में था तो मैं बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहा था, तो मेरे को एक मेरी इंग्लिश टीचर थी, मुझे आज भी उनका सिर्फ चेहरा याद है, मुझे नाम याद नहीं है। एंड कभी ना कभी वो देखेंगे तो मैं उनको ग्रेटिट्यूड और थैंकफुल भी बहुत मैं मानता हूँ उनको, कि उस समय मेरा जो टॉपर था कॉलेज का, जो स्कूल का, वो बहुत अच्छे मार्क्स लाता था सारा, और मैं हमेशा एक सब्जेक्ट में अच्छा करता था। अच्छा। वो ये कि मेरे को खुद को प्रूव करना होता था कि भाई मैं भी हूँ लाइन में, इफ़ आई वॉन्ट टू आई कैन डू, बट मेरे को करना नहीं है। तो मैं एक सब्जेक्ट में हमेशा टॉप पे लाता था, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो जो भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो। तो एक मैडम ने, उन्होंने मेरे को ये बोला, पता नहीं क्यों, और आंखों में इमोशनल हो के, कि यार ध्रुवेश, मुझे तुम में बहुत पोटेंशियल दिखता है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं रह रहे हो, मेरे को भी नहीं पता वो क्या है। एंड वो मेरे इतनी अंदर गई ना कि जब मैं कॉलेज में गया तो मैं हमेशा यही सोचता था कि यार मैडम ने बोला था कि बहुत बड़ा कर सकता हूँ, तो यार मैं करूँगा तो बहुत बड़ा। हर कोई अगर बंदा मेरे को नेगेटिव बोलता था ना, तो जब मैं ग्रेजुएशन में गया तो मेरे एक टीचर ने बोला कि यार तुम्हारे मार्क्स तो 2 CGPA आए हैं इस बार, तुम क्या ही करोगे। तो मैं अपने आप को पॉजिटिव करता था कि नहीं, मैडम ने बोला था कि कुछ बड़ा करोगे। तो आई ऑलवेज केप्ट थिंकिंग पॉजिटिव। जब इतना आप सोचते हो तो आपको डेस्टिनी रास्ता दिखाना चालू कर देती है, राइट। सो मेरा इसमें विश्वास है कि आप फंडामेंटल को पहले चेंज करो, अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करो, वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। आज हम, जैसे आप देखो कि कोई XYZ पर्सन जॉब जो कर रहा है, आप वो देखो जॉब सेम ही चीज़ कर रहा है जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी सेम ही काम कर रहे हैं। लेट्स सपोज कोई बंदा है, वो एज अ डिजिटल मार्केटर किसी कंपनी में काम कर रहा है, right. अरे वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी चला के सेम ही काम कर रहे हैं जो ये यहाँ जॉब पे कर रहा है। बट फिर ये बंदा क्यों नहीं कर पा रहा? बिकॉज इसकी कंडीशनिंग खराब है। ये बचपन से इसको बताया गया है कि जॉब ही कर और कुछ मत कर, टेक्निकल स्किल तो इसके ऊपर, इसके पास ज़्यादा है, बट वो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशनिंग खराब है, उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी हो रखी है कि जिसकी वजह से वो अंडर ही काम करना चाहता है, राइट। सो अपनी कंडीशनिंग, अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करो, और उसके लिए मैं बहुत बड़ा फर्म बिलीवर हूँ। क्या मतलब हैक है आपके पास? yes, इसके लिए तो मैं अपने माइंड को या तो प्रोग्रामिंग करना चालू कर दो। प्रोग्रामिंग करने के लिए एक सोल्यूशन होता है कि दूसरे की अफर्मेशन जो सुनते हो आप वो सुनते रहो, नहीं तो कोशिश करो कि आप अपने रिकॉर्डिंग आप अपनी खुद की कर लो। जैसे मैंने पहली बुक पढ़ी थी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एंड जब मैंने वो पढ़ी तो मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करना चालू कर दी अपनी, कि आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन, आई एम ए रिच पर्सन, आई एम ए वेल्दी पर्सन, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। मेरी डायरी है मैडम 2019 की, मैं आपको दिखाऊंगा विद डेट, स्क्रीनशॉट विद डेट। उसमें लिखा हुआ है कि आई एम ए कोच, आई एम ए स्पीकर, आई एम एन ऑथर। एंड उस समय मेरे को ये भी नहीं पता था कि ऑथर कैसे बनते हैं, उस समय ये भी नहीं पता था कि ये जर्नी कोच की क्या होती है, स्पीकर की क्या होती है। बट उस समय क्योंकि मैंने लिखा, आज मैं वही लाइफ जी रहा हूँ। उसमें मैंने एक ऐसा फैक्ट लिखा था कि मैं इतने बड़े घर में रह रहा हूँ, है ना, ऑल्दो वो घर रेंट पे ही है मैं कहता हूँ, बट वो मैनिफेस्ट हुआ। एंड जब मैंने ये देखा तो आई रियलाइज कि यार इसमें लिखना चाहिए था कि बाय किया हुआ घर है। So you have manifested everything. Right, so I have manifested everything. So when you write things, आपके उस समय दिमाग को लगता है कि यार झूठ है, बट कोई भी एक झूठ जितनी ज़्यादा बार बोला जाए वो सच बनने लग जाता है, राइट। सो आप अपने आप को हमेशा उस जोन पे डालो कि मैं कह रहा हूँ आप जॉब कर रहे हो, कोई बात नहीं, दिमाग में तो डालो ना मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। 1 साल तक रटते रहो, क्या जा रहा है रटने में, कोई पैसे लग रहे हैं नहीं, कोई टैक्स लग रहा है नहीं, बस रटते रहो। देखो ना ट्रांसफॉर्मेशन, आपको कोई ना कोई आदमी मिलेगा जो हो सकता है अपॉर्चुनिटी दे दे, आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जो उस डायरेक्शन के टुवर्ड्स आपको क्लोज लेके जाएगी। तो आप अपना माइंडसेट चेंज करना चालू कर दो। लेकिन इसमें एक, वैसे अगर हम इन रियलिटी बेसिस पे बात करें तो जब हम और लोगों को देखते हैं और एक कंफर्ट जोन से निकल नहीं पाते, एक डर सा होता है, तो उस डर को कैसे ओवरकम करें ऑन रियलिटी बेसिस? और कंपटीशन इतना ज़्यादा है, क्रिएटर्स इतने ज़्यादा हैं, तो अपनी लिए मतलब कोई ऐसी यूएसपी पहचाननी पड़ती है अपनी, या अपने आप को कैसी जो नीश चूज़ करना होता है वो एग्जैक्टली किस तरह से किया जाए और कैसे हम कर सकते हैं? ठीक है, तो पहला तो मैं डर का जवाब दे देता हूँ। देखो, डर तो आपको लगेगा, ठीक है, आपको जीवन में कभी ऐसा नहीं होगा कि वो फियर ख़त्म हो जाए, बट आपको फियर को मैनेज करना आना चाहिए। क्या जैसे बहुत बार क्या होता है, मेरे को स्टेज पे फॉर एग्जांपल जाना है तो मेरे को डर लग रहा होता है, नर्वस होता हूँ, बट हमें चेहरे पे आके वो चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए आपको मैनेज करना आना चाहिए। सो इट्स, ये कभी नहीं हो सकता कि आपको डर ही खत्म हो जाए, नहीं। जीवन में जब भी आप नेक्स्ट लेवल का सोचोगे ना, आज फॉर एग्जांपल हो सकता है मेरे को, आप जो लोग सोच रहे हो जो जॉब से मान लो बिजनेस करना चाहता है, अब उस चीज़ के लिए हो सकता है मेरे को डर ना लगे, लेकिन अब मैं जहाँ पर हूँ मेरे को अगर 10 गुना ऊपर जाना है तो मेरे को डर लग रहा है,
राइट। सो बट मेरे को ये पता है कि यार यहाँ से आ सकता हूँ मैं, तो मेरे को पता है कि मैं चला जाऊँगा, तो डर तो लगेगा। और जो भी चीज़ आपको डराती है समझ लो वही चीज़ अच्छी है आपके लिए, अच्छा, है ना। तब तो आप नेक्स्ट लेवल का कुछ Right. अचीव कर पाओगे ना। तो पहली चीज़ आपको डर का सामना करना पड़ेगा, डर को कॉन्कर करना पड़ेगा। आप डर से भाग नहीं सकते, ना डर को हटा सकते हो। दूसरी चीज़ कि अपनी यूएसपी या इंटरेस्ट कैसे फाइंड करें, तो देखो आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। पहली चीज़, जितनी ज़्यादा चीज़ें आप कर सकते हो उतनी। फॉर एग्जांपल जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो मैंने कॉपी राइटिंग भी की, मैंने ईमेल मार्केटिंग भी करी। तो आप ऐसी 10 चीज़ें देखो कि किस में आपको मज़ा आ रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक पर्सन होता है, ये मैं रामबाण दे रहा हूँ एक तरीके से, जो आपका सारा रिस्क जो है ना और ये जो फियर है वो मैनेज कर देगा, वो ख़त्म कर देगा। वही क्या कि आज आदमी बिजनेसमैन बनना चाहता है ना, तो वो सीधे कूद जाता है कि भाई मैंने जॉब छोड़ी और मैंने बिजनेसमैन बनना चालू कर दिया, मैंने एंटरप्रेन्योर बनना चालू कर दिया। बट मानो या ना मानो, ये जर्नी बहुत टफ है और बहुत हार्ड है, इट्स नॉट ईजी। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसका टर्म मैं बोलता हूँ इंट्राप्रेन्योर। अच्छा, ठीक है ना। ये टर्म क्या है कि लेट सपोज मुझे आज शोरूम खोलना है, एग्जांपल देता हूँ, है ना। अब अगर मुझे शोरूम खोलना है तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा उसमें, करोड़ों रुपए। राइट, क्या वो मेरी जेब में है? नहीं। अच्छा, वो शोरूम खड़ा करके आप क्या करोगे? कस्टमर लाओगे, बिजनेस करोगे। तो मैं कहता हूँ अगर कोई पर्सन आपको XYZ ऐसा मिल जाए जिसका ऑलरेडी शोरूम हो, बट जिसका धंधा मान लो साल का 1 करोड़ है, बट अब अगर आप उसके बिजनेस में कंट्रीब्यूट करते हो और अगर उसका रेवेन्यू 1 करोड़ से आप 2 करोड़ ले जा सकते हो, तो क्या आप उसको, उस बंदे से 5 या 10 लाख रुपए मांग नहीं सकते कि भैया मैं आपको एक्स्ट्रा 1 करोड़ का धंधा ला के दूंगा, बट उसमें से आप मेरे को 10 लाख दे देना? बिल्कुल। तो क्या वो मना करेगा? नहीं। अच्छा, आपको 1 करोड़ रुपए का शोरूम खोलने के लिए, शोरूम बनाने के लिए 10 करोड़ लगा होगा, तो आज अपना खुद का बनाने के लिए जाने कितने सालों लग जाएंगे, बट उसमें भी आप क्या काम करोगे? रेवेन्यू लाने का ही ना, Right. बिजनेस लाने का ही ना। Right. तो अभी वो किसी और के बिजनेस में एक्सपेरिमेंट कर लो। आपका अगर मान लो आपकी स्किल सच में अच्छी है तो आप उसका 1 करोड़ का 2 करोड़ कर पाओगे, और आसानी से कर पाओगे। रीजन बिकॉज उसका फाउंडेशन स्ट्रांग है, उसका शोरूम खुला हुआ है। आप खुद का हो सकता है ना कर पाओ, बट उसका आसानी से कर लोगे। तो आप दिमाग लगाओ कि जब मैं अपने शोरूम में यही करने वाला हूँ तो मैं इतना बड़ा रिस्क क्यों लूँ, मैं उसके में कर लेता हूँ ना पहले। अगर मेरी स्किल कामयाब हो गई और उसका 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गया तो बहुत बढ़िया, उसी के साथ करते रहो, नहीं तो अपना खुद का खोल लो, क्योंकि अब आपकी स्किल प्रूवन है। बट अगर आप फेल हो गए तो बढ़िया है, अपना खुद का नहीं किया, नहीं तो ऐसी तैसी हो जाती, 10 करोड़ भी चले जाते। तो कभी भी आपको अपनी स्किल या कुछ भी करना है, बिकम एन एंटरप्रेन्योर। आपको जिस फील्ड में जाने का इंटरेस्ट है, आपको जिस फील्ड में आपको धंधा करना है, उस फील्ड के किसी भी प्लेयर को पकड़ लो, पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ एक नया वर्टिकल खोल लो जहाँ एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ सके। तो आपको अगर एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जाना है, किसी बंदे को पकड़ो, उससे बोलो कि सर आपका टर्नओवर अभी 10 करोड़ है, मैं अपनी स्किल से, जिसमें मुझे आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, बस आपका इकोसिस्टम और सपोर्ट चाहिए, मैं 5 करोड़ का अलग से धंधा बिल्ड करके दूंगा। अगर 5 करोड़ का धंधा बिल्ड कर पाया तो मेरे को क्या आप 50 लाख दे दोगे? वो कहेगा यार ये बंदा ऐसा है जिसमें मेरा दिमाग भी नहीं लग रहा, मेरा कुछ भी नहीं जा रहा, सिर्फ इकोसिस्टम ले रहा है और 50 लाख 5 करोड़ कमा के दे रहा है, उसमें से 85 लाख तो मांग रहा है, ठीक है, कोई भी हाँ करेगा। तो अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाना चाहते हो वहाँ करो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलना चाहते हो, आप उस किसी पर्सन को ढूंढो, उसके अंडर काम करो। तो आप जिस फील्ड में, आप न्यूज़ चैनल फॉर एग्जाम्पल चलाना चाहते हो, तो न्यूज़ चैनल में बहुत पैसा लगता है, तो पहले किसी न्यूज़ चैनल पर जाके काम कर लो कि भैया, लेकिन कंडीशन क्लियर रखो कि भैया मैं आपके यहाँ एम्प्लॉय की तरह काम नहीं कर रहा, मैं आपकी तरह फ्री विल से काम कर रहा हूँ, अपनी इच्छा से काम करूँगा, बट अगर मैं बिजनेस ला के दूंगा तो ही मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को फ्री फंड का पैसा नहीं चाहिए, आई एम नॉट एन एम्प्लॉय। तो आप इसको मैं बोलता हूँ एंटरप्रेन्योर, जो पैसा बनाने का लेता है कि भैया अगर आपका पैसा बने तो ही मेरे को देना, नहीं तो आपके पैसे में मेरे को इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि जब आप पैसा दोगे तो मेरे को आप अपनी तरीके से काम कराओगे, बट मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, मैं अपनी तरफ से काम करता हूँ, अपनी तरीके से काम करता हूँ। तो मैं कहता हूँ किसी भी पर्सन को एंटरप्रेन्योर बन जाओ, अगर वो स्किल कामयाब हो गई तो बहुत बार आपको हो सकता है खुद का चालू करने की ज़रूरत ही ना पड़े। हो सकता है वही बिजनेसमैन कह दे कि यार ऐसा कर दुर्वेश कि तू मेरे साथ ना एक नया कंपनी खोल ले, सारा फंडिंग मैं डालता हूँ और तू इसको संभाल, बिकॉज आई नो यू कैन डू, यू हैव अ पोटेंशियल। तो आपका रिस्क खत्म हो गया भैया, आपको पैसे ही नहीं लगे, आपकी जेब से कोई एक ऐसा पार्टनर मिल गया जो आपको सपोर्ट कर रहा है। आज अगर आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हो तो यू नीड समवन जो कि आपके सर पे हाथ रखा रहे या जो कि हाथ आपका पकड़ा रहे और बोले कि अगर तू गिरेगा तो मैं हूँ। तो आपने काम करके कितना रिलेशन बिल्ड कर लिया। अगर किसी को आपने 5 करोड़ का धंधा दे दिया या बिल्ड कर दिया, उसके साथ रिलेशन में आपको रोज उठना बैठना हो गया, आप उससे रोज बातें कर रहे हो, आपको इंडस्ट्री में एक ऐसा फादर फिगर मिल गया जिससे आप डिस्कस कर सकते हो, चैलेंजेस कर सकते हो, उसका नेटवर्क हासिल कर सकते हो, उसका नेटवर्क का यूज़ कर सकते हो।
तो आप ये करो ना, मैं कहता हूँ खुद का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले दूसरों के लिए एज एन एंटरप्रेन्योर बन के काम कर लो। आपका नेटवर्क बन जाता है, आपका रिस्क खत्म हो जाता है, आपका रिलेशन अच्छा बन जाता है। फिर कल का आपका खुद को भी स्टार्ट करना है तो उस पर्सन को इक्विटी दे दो ना कंपनी में। कल को आपको कोई चैलेंजेस आएगा तो वो बंदा आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ा है, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, राइट। सो स्टार्ट बाय बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। और सबसे अच्छी बात इसमें मुझे ये लगी कि एक फियर फैक्टर जो होता है ना, क्योंकि जब आप किसी के साथ काम कर लेते हो और खुद से रेवेन्यू जनरेट कर देते हो तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप आ जाता है कि हाँ कि हम कर सकते हैं। ये तो आपने बिजनेस एंटरप्रेन्योर की बात की। और इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं चाहिए, आप ये भी देखो। आप कुछ समय में मिलके कर सकते हो, क्योंकि एस्टेब्लिश्ड है तो उसी को ही आगे एक्सपैंड करना है। आपको सिर्फ कस्टमर लाने में दिमाग लगाना है, मार्केटिंग में दिमाग लगाना है। इसीलिए मैं कहता हूँ हर एक पर्सन को सबसे पहले एक ही चीज़ सीखनी चाहिए, वो मार्केटिंग। आप बाकी सब मत सीखो। आज आप अगर अपनी फैक्ट्री खोलने जाओगे, आपको ऑपरेशन संभालना आना चाहिए, आपको फैक्ट्री में टेक्निकल मशीनों की नॉलेज होनी चाहिए, आपको 36 चीज़ें चाहिए। बट मैं कह रहा हूँ, मैं क्यों, मेरा अभी बच्चा हूँ यार, मैं स्टार्ट हुआ हूँ अभी एंटरप्रेन्योर जर्नी में, मैं इतनी सारी चीज़ें कहाँ से सीखूँ। तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ मार्केटिंग सीख लो ना, और एक ऐसे फैक्ट्री ओनर से पार्टनरशिप कर लो जिसके पास ऑलरेडी 10 करोड़ का या 5 करोड़ का बिजनेस है, बट अब उस फैक्ट्री की कैपेसिटी तो है ना 10 गुना बनाने की। तो उसकी फैक्ट्री खाली पड़ी है, तो उससे बोलो कि भैया आपकी फैक्ट्री अभी 365 दिन में से 300 दिन ऑक्यूपाइड है, बाकी के 65 दिन बचे हुए हैं। तो क्या मैं वो 65 दिन यूटिलाइज करके आपको अगर 5 करोड़ का एक्स्ट्रा धंधा दे दूं तो आप बुरा मानोगे? कहेगा नहीं, तो ठीक है, उसमें से मेरे को आप बस कुछ दे देना। तो आपका रिस्क खत्म हो जाता है। यस, आप कुछ कह रहे थे फिर। हाँ बिल्कुल, मतलब आपने बात की मार्केटिंग की। मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है हमारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स पे और हर चीज़ में, मतलब हर चीज़ सेल्स है आज की डेट में। तो वैसे भी अगर हम सोशल मीडिया या कहीं पे भी बात करें, कंटेंट क्रिएशन की बात करें, तो बहुत इजीली, जैसे इंस्टाग्राम पे बोल दिया जाता है ना कि कोचिंग बिजनेस से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, कि बहुत इजी दिखाते हैं कि कितना भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो ये रियलिटी है या फिर ये मतलब सिर्फ इंस्टाग्राम की बातें हैं? देखो, है दोनों तरफ हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो सच में कमा रहे हैं, बट बहुत बार झूठ भी होता है। बहुत सारे लोग ये सिर्फ शो ऑफ के लिए करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है और देखना है कि कौन से लोग सच हैं, कौन से लोग बेकार हैं। जो सिर्फ सोशल मीडिया पे हैं, मैं कहता हूँ उनको कभी भी आप जज मत करो या फिर उनको सिर्फ फॉलो मत करो ब्लाइंडली। मैं हमेशा आम जनता से कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे आपको दिखाने वाली हर एक चीज़ सच नहीं होती, वो परसेप्शन बिल्डिंग होती है। आज अगर मैं कोई भी चीज़ किसी को दिखा रहा हूँ तो मैं अपनी इमेज ऐसी बनाने के लिए दिखा रहा हूँ। जैसे मैं अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में मैंने बोला था, और मैं आपके में भी बोलता हूँ कि आज एक गरीब आदमी फॉर एग्जांपल है ना, वो स्टारबक्स पे जाके फ़ोटो खिंचा के डालता है अपने सोशल मीडिया पे कि देखो मैं अमीर दिख रहा हूँ। वो स्टारबक्स पे हो सकता है जाता ना हो, बट वो फ़ोटो डालना था उसको, इस वजह से गया। तो वो क्या दिखाना चाह रहा है अपने सर्कल में कि मैं अमीर आदमी हूँ, मैं स्टारबक्स में बैठता हूँ। अच्छा, वहीं एक जो गरीब अमीर आदमी है बिल्कुल, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो स्टारबक्स पे अगर अपनी फ़ोटो दिखाएगा तो उसकी इज्जत नहीं होगी। क्या अमीर आदमी क्या दिखा रहा है, लेकिन वो टपरी पे बैठ के अगर चाय पिएगा तो तुरंत न्यूज़ बना के मीडिया में चली जाएगी कि इतने बड़े आदमी हैं, आज देखो कितने हम्बल हैं, सिर्फ छोटी सी टपरी में एक 10 रुपये वाले कप का चाय पी रहे हैं, राइट। सो अब वो आदमी अपना परसेप्शन चेंज कर रहा है। वो जनता को ये दिखाना चाहता है कि मैं हम्बल हूँ, और जो गरीब आदमी वो दिखाना चाहता है कि मैं देखो कितना कामयाब हो, सक्सेसफुल हूँ, राइट। सो हर एक आदमी आज अपना परसेप्शन चेंज करने पे लगा हुआ है। तो इसीलिए सोशल मीडिया पे आप अगर जो भी देखते हो बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली फॉलो मत करो। आप सोचो कि कहीं ये पीआर तो नहीं। लेकिन पीआर तो हर तरह की होती है ना, और पीआर को ही हम यूटिलाइज करते हैं अपने वेंचर्स के लिए भी। तो वो कैसे यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, तो देखो पहले पीआर का मतलब समझाता हूँ और डिस्क्लेमर देता हूँ, पीआर नेगेटिव नहीं होता। अच्छा। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि पीआर नेगेटिव है, बट पीआर नेगेटिव नहीं होता, पीआर पॉजिटिव है। मैं खुद पीआर एजेंसी चलाता हूँ, बट ये आपको एज अ जनता समझना होगा कि कोई भी पीआर गेम ऐसा ना पड़ जाए कि आपके माइंड को हावी कर जाए। जैसे अभी रिसेंटली सैयारा मूवी में हुआ। अब सैयारा मूवी में एक 18 साल का बच्चा, जिसकी अभी गर्लफ्रेंड हो सकता है बना रहा हो या उस प्रोसेस में हो, अब 18 साल के बच्चे को करियर पे ध्यान देना चाहिए या फिर वो मूवी देख के आंसू बहा रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, मूवी देख के सिर्फ ये अपना इन्फ्लुएंस बता रहा। तो 18 साल के बच्चों को क्या करना चाहिए? पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। बट क्योंकि उस मूवी का पीआर इतना स्ट्रांग था कि आज हमारे बच्चों का 18 साल 19 साल 17 साल की जितने भी जेन जी जनरेशन है, आज उनका माइंड हैक कर लिया गया। तो उनके लिए तो खराब है ना ये। ऐसी मूवी अगर उनका माइंड हैक कर देंगी तो ऑटोमेटिकली यही सब सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि यार मेरा गर्लफ्रेंड मेरे को धोखा देके चला गया है, बॉयफ्रेंड धोखा देके चला गया। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ आम जनता के लिए पीआर खराब हो गया, राइट। क्योंकि उस मूवी ने इस्तेमाल किया अपने व्यूज़ लाने के लिए, अपना रेवेन्यू बिल्ड करने के लिए। यहाँ पर 18 साल के बच्चे तो गए, बट बच्चे स्टोरी क्या देख रहे हैं?
एक ऐसी स्टोरी कि एक लड़का और था, लड़की थी, वो लड़की छोड़ के चली गई थी, बाद में वो लड़की दोबारा आई और इस चक्कर में वो रो रहे हैं, टी शर्ट उतार उतार के बंदे थिएटर में डांस कर रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं। सोचो, ऐसी मूवी का प्रमोशन हो रहा है। तो ये प्रमोशन था, ये रियल नहीं था। ये रियल स्टोरी, जो मूवी की रील है वो रियल है, जो स्टोरी है वो रियल है। बट मैं कह रहा हूँ इस सोसाइटी का मैसेज, हमारी सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है, वो तो नेगेटिव डायरेक्शन है। आज 18 साल के बच्चों को क्या करना चाहिए, करियर पे फोकस करना चाहिए कि आंसू बहाने चाहिए गर्लफ्रेंड के चक्कर में? तो वो मूवी के चक्कर में अपना करियर खराब कर रहे हैं। तो ये प्रमोशन उनके लिए ठीक है, मूवी वाले हैं कर रहे हैं, बट आम जनता के लिए तो खराब है। तो मैं पीआर को गलत नहीं मानता, बट मैं कहता हूँ आम जनता के लिए हमेशा सोची समझी ये चीज़ें करनी चाहिए कि कोई चीज़ उनको इन्फ्लुएंस ना कर पाए, क्योंकि हर आदमी जो ना बड़ा इन्फ्लुएंस वाला है, बड़ा जैसे मैं बोलता हूँ मासूम है। आज हिंदुस्तान का कोई भी आदमी, मैं कहता हूँ वर्ल्ड का इंसान का जो माइंड है ना वो बड़ा मासूम है, उसको बड़ा इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर वो 10 चीज़ें सेम देख लेना तो मैनिपुलेट हो जाता है। बचपन से आपको भी मैनिपुलेट किया गया है ना, हर एक बंदे को माइंड उसका इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो आज अगर उसने 10 स्टोरी देख ली सैयारा मूवी की कि यार वाओ देखो देख कितनी अच्छी मूवी है, स्टोरी अच्छी है, तो वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, बेचारा चला जाता है, राइट। बट उसका माइंड तो नेगेटिव हो गया ना। तो मैं कह रहा हूँ अपने माइंड को कंट्रोल रखो ताकि कोई भी नेगेटिव चीज़ आपको इन्फ्लुएंस ना कर पाए। ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा ना। आप जैसे देखो, हर चीज़ कुछ ना कुछ ट्रेंड में होती है, और जो ट्रेंड में होती है वही फॉलो की जाती है। अब वो हर कोई ट्रेंड में फॉलो करता है, चाहे हम अपने धर्म के नाम पे अपने भगवान को ही देख ले, तो पहले कोई एक भगवान होते हैं, जैसे पहले जागरण बहुत चलते थे, तो जागरण ही फॉलो करते थे लोग भी, वही चौकी करवाते थे। फिर उसके बाद साईं बाबा की चौकी स्टार्ट हो गई, फिर कुछ और स्टार्ट हो गया। तो मतलब हर चीज़ का ट्रेंड होता है, वो चीज़ ही सब फॉलो करते हैं। और ये भी क्या एक तरह की पीआर है। आप इसको जो बड़े लोग हैं है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बट आम जनता, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आम जनता बड़ा मासूम है, वो बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है। वो कल किसी और के भगवान को मानता था, आज किसी और भगवान को मान रहा है। वो कल किसी और बाबा को मानता था, आज वो बाबा जेल चले गए तो आज किसी और बाबा को मान रहा है, राइट। सो आम आदमी बड़ा इन्फ्लुएंस है, वो इधर का उधर का और कल किसी और का है, राइट। सो जिसकी जितना ज़्यादा पीआर वो बंदा उसी का हो जाता है। तो ये गलत है। आम आदमी, मैं कहता हूँ आपको भगवान फॉर एग्जाम्पल अगर एक है तो एक को मानो ना। और आप इतने वीक क्यों हो कि आप हर दिन किसी और को भगवान बना रहे हो या हर दिन अपना माइंडसेट चेंज कर रहे हो? भगवान एक है तो एक को मानो ना, सालों साल एक को मानो ना, पूरा फॉरएवर एक ही को मान के चलो ना। ट्रेंड के हिसाब से भगवान को क्यों मान रहे हो कि आज इसका ट्रेंड है तो मैं आज इसको मानूंगा, कल किसी और का ट्रेंड है तो उसको मानूंगा, राइट। सो आदमी क्यों ट्रेंड को मान रहा है? बिकॉज वो इन्फ्लुएंस हो पा रहा है। वो 10 वीडियो देखता है तो इनको मानने लग जाता है, वो 10 वीडियो किसी और की देखता है फिर वो किसी और का होने लग जाता है। लेकिन अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में इन्फ्लुएंस करना सही है? इसको ये है तो देखो मैं कहता हूँ गलत है, बट आपको यूज़ करना है सही तरीके से। अच्छा, ठीक है। मैं सिखाता हूँ कि कभी भी मार्केटिंग में मैनिपुलेशन गलत तरीके से मत करना, हमेशा इस टूल को लोगों की भलाई के लिए यूज़ करना। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आपने देखा होगा कि मछुआरा जो होता है ना, वो मछली पकड़ने जाता है तो वो क्या करता है, नेट फेंकता है या फिर वो जो बेट है वो डालता है और वो पकड़ के लेके जाता है। अच्छा, एक तो मछुआरा कौन हो सकता है, मान लो कि यार वो पकड़ता है इसीलिए बिकॉज उसको बेचनी है और काटनी है, तो वो काटने के लिए ले जा रहा है। दूसरा मैं हूँ, मान लो मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो अब मैंने मान लो किसी एक छोटी सी तालाब में मैंने मछली को देखा और देख रहा हूँ कि यार ये प्रॉब्लम है बड़ी, क्योंकि इसको पानी और ऑक्सीजन साफ़ नहीं मिल रहा है। तो अब इस मछली को नहीं पता मेरा इंटेंशन, राइट। सो उस मछली को मैं बेटी डाल के पकड़ूंगा या हो सकता है जाल में ही फंसा के पकड़ूंगा, बट मेरा इंटेंशन है कि यार उसको मैं समंदर में छोड़ के आऊँ, मैं उसको रिवर में छोड़ के आऊँ, मैं उसको अच्छी लाइफ दूँ, इसलिए मैंने वो बेट डाला, इसलिए मैंने उसको जाले में पकड़ा। तो मैं कहता हूँ आप मार्केटिंग और पीआर को इस्तेमाल करो, बट जाला इसलिए डालो क्योंकि आपको उसकी लाइफ में परिवर्तन लाना है, आपको उसकी लाइफ को अच्छा बनाना है। आप समंदर से पकड़ के उसको बेच आ भी सकते हो, आप उसको काट भी सकते हो, बट नहीं, आपको वो मछुआरा बनना है जो उसको अच्छी जगह लाइफ देता है, ना कि काटता है, राइट। सो आप हमेशा मार्केटिंग को और पीआर को अच्छी चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस करो कि अगर आपके पास सच में कोई अच्छा प्रोडक्ट है जिससे आपको लगता है कि इस पर्सन की लाइफ चेंज हो सकती है, तो अगर उस चीज़ के लिए आपको मैनिपुलेशन भी करने की ज़रूरत पड़ रही है तो करो, बिकॉज इंटेंशन इज़ राइट। अच्छा, है ना। और कोई भी इंसान बिना मैनिपुलेशन के बदलता नहीं है और आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदता। आज कोको कोला और रेड बुल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी क्यों महीनों और हर दिन इतने ऐड चलाती हैं? आज आप कोको कोला को जानते हो, हर एक बंदा कोको कोला का जानता है, बट क्या कोको कोला का सीईओ खुद कॉल करके आपको बोलता है कि मेरी कोक की बोतल है पी लो मैडम? नहीं। अच्छा, क्या वो ऐड चलाना बंद करता है?
नहीं, अच्छा, क्या वो ब्रांड नोन नहीं है? नोन है। बहुत नोन है, बट फिर भी हर दिन वो नए ऐड चला रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वो चाहते हैं कि उनका आदमी या उनका कस्टमर हमेशा इन्फ्लुएंस रहे, हमेशा वो पॉजिटिव रहे। अब उस कैन से हमारी बॉडी को हार्म ही पहुंचता है, नेगेटिव ही है देखा जाए तो, बिल्कुल। बट फिर भी दे आर यूजिंग इट। आज सिगरेट तंबाकू वाले जाने कितने लोग हैं, देखो आप, वो भी तो जाने कितने, वो कौन है अभी जो एक एक्टर है, उनकी चलती रहती है ना कहानी, कौन है, दो जुबान केसरी जुबान केसरी, देखो कितना मीम चलता है वो, बहुत। राइट। सो हाँ। अब जब ऐसे प्रोडक्टों के लिए मैं कहता हूँ मार्केटिंग और इन्फ्लुएंस चल रहा है, जिससे एक आम आदमी ये परसेप्शन क्रिएट कर रहा है कि अगर मैं स्ट्रेस में हूँ और सिगरेट पीऊंगा तो मैं, मेरी स्ट्रेस दूर हो जाएगी, ये परसेप्शन ही तो क्रिएट किया गया है। राइट। सिगरेट का कंसेप्ट ही पुराने ज़मानों पे ऐसी स्टोरी से बनाया था, राइट, कि आपको अगर आप माचो मैन हो तो आप सिगरेट पियोगे। तो ये परसेप्शन दिमाग में डाला गया, तो डाला गया क्यों? क्योंकि सिगरेट बिकवानी थी। आज किसी बंदे की खुद की इच्छा थोड़ा नहीं थी कि स्ट्रेस हो रहा है तो मैं सिगरेट पी के हटाऊँ, नहीं, वो स्ट्रेस में है, उसने एक ऐड देखा कि अच्छा स्ट्रेस में सिगरेट पीते हैं और माचो मैन बनने के लिए सिगरेट पीते हैं, तो वो सिगरेट लेने चला गया। तो ये परसेप्शन बिल्ड किया गया। तो जब ऐसे लोग नेगेटिव चीज़ों के लिए परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं और मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है और अच्छी चीज़ है, इसीलिए मैं धर्म को भी बोलता हूँ कि अगर धर्म भी मैनिपुलेशन कर रहा है तो वो अच्छी चीज़ों के लिए कर रहा है। तो अगर अच्छी चीज़ों का प्रचार हो रहा है, उसमें मार्केटिंग एंड पीआर का इस्तेमाल हो रहा है, तो बहुत बढ़िया है। तो हर चीज़ के लिए मतलब मैनिपुलेशन अच्छा है, लेकिन उसकी इंटेंशन अच्छी होनी ज़रूरी। इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। आप सिर्फ उसको, आप खुद मतलब कुछ भी प्रोडक्ट बेचने के लिए आपका मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे यही मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो आप अच्छी चीज़ों को बेचने के लिए मैनिपुलेशन तो देखो करना ही पड़ेगा आपको। इसको मैं इन्फ्लुएंस बोलता हूँ, मैनिपुलेशन इज़ अ नेगेटिव वर्ड, है ना। तो इन्फ्लुएंस मैं बोलूँगा, तो इन्फ्लुएंस करो आप, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों के लिए, नेगेटिव चीज़ों के लिए नहीं। ठीक है, हम पॉजिटिव चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन वो क्या चीज़ होती है जिससे हम अपने आप को कैसे स्टैंड आउट बनाएं? ठीक है। तो देखो आज कोई भी आदमी इन्फ्लुएंस होता कैसे, पहले ये समझो। आज जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कोई भी चीज़, आपको अगर कोई बेचने आता है तो आप खरीदोगे नहीं, बट आप अपने आप तो 36 चीज़ें खरीद रहे हो। आप फ़ोन भी खरीद रहे हो, आप स्टारबक्स में भी जा रहे हो। तो पीपल हेट टू बी सोल्ड, लोगों को खुद को बिचवाना पसंद नहीं है, बट खरीदना बहुत पसंद है। दे लव टू बाय। आज आपको शॉपिंग करना पसंद है, क्यों पसंद है? क्योंकि आपके दिमाग में है कि यार अच्छी चीज़ है वो। तो इसका मतलब लोगों को खरीदना पसंद है। तो अगर आप लोगों का दिमाग इस तरीके से हैक कर पाओ कि वो अपनी खरीदने की लिस्ट में आपका प्रोडक्ट डाल लें, तो अपने आप सेलिंग चालू हो गई ना। ओह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आपने बताया। अब ये हैक कैसे करना है ये भी बता दो। तो हैक करने के लिए इन्फ्लुएंस बनाना पड़ेगा, राइट। सो पहली चीज़, आप अपना प्रोडक्ट हमेशा अच्छा बनाओ। दूसरी चीज़, देखो इन्फ्लुएंस आज के ज़माने में, देखो आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ क्या करती हैं, टाटा को जब मान लो टाटा एग्जांपल ले लेते हैं ना, तो अब वो बड़े सेलिब्रिटीज़ और एक्टर्स को हायर करती हैं। क्यों हायर करती हैं? बिकॉज लोगों को लोग पसंद हैं, लोगों को कंपनी पसंद नहीं है। रोल मॉडल, हाँ, कोई भी इंसान पसंद है ना, तो वो कनेक्ट करता है क्योंकि उसकी स्टोरी से कनेक्ट करता है। तो अगर मैं कोई भी XYZ पर्सन हूँ, तो मेरे को अमिताभ बच्चन का चेहरा कहीं दिख गया तो मैं अटेंशन वहाँ ग्रैब करूँगा। उसके साथ कोई अगर ब्रांड है तो मैं उस पर भी ट्रस्ट करने लग जाऊँगा। तो हर एक आदमी को, हर एक ब्रांड को आदमी चाहिए। अच्छा, जितने भी बड़े ब्रांड हैं उनको ये सेलिब्रिटीज़ हायर करने पड़ते हैं बिकॉज उनके पास पैसा भी है और मजबूरी भी है। आज आम आदमी के लिए या फिर स्मॉल बिजनेस ओनर के पास इतना पैसा नहीं है। तो क्या स्टेप हो सकता है इन्फ्लुएंस करने के लिए? कि पहली चीज़, आप खुद का ब्रांड ऐसा बिल्ड करो। अगर आप खुद में कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, खुद में आप अच्छी वैल्यू देने लग जाओ, लोगों को फ्री में कुछ देने लग जाओ जिससे लोग आप पे ट्रस्ट करने लगे, आप पे भरोसा करने लगे, तो आप कहीं ना कहीं उनके दिल और दिमाग में बसने लग जाते हो। और आज आदमी जो उसके दिल और दिमाग में बस जाता है ना, उसी से चीज़ें ज़्यादा खरीदना पसंद करता है। तो आज लोग कोको कोला इसलिए नहीं पी रहे क्योंकि कोको कोला अच्छी है, बट नहीं, वो उनके दिल और दिमाग में उनके एक्टर्स के थ्रू बसाया गया है कि अच्छा ये शाहरुख खान ये बॉटल पी रहे हैं तो मैं पी लेता हूँ, अच्छा ये सलमान खान थम्स अप प्रमोट कर रहे हैं तो मैं भी ये पी लेता हूँ, अच्छा ऋतिक रोशन माउंटेन ड्यू प्रमोट कर रहे हैं तो कितने अच्छे एक्टर हैं, मेरे पसंद भी हैं और इनको पसंद है, आज कुछ तूफ़ानी करते हैं तो मैं भी तूफ़ानी करने के लिए बना हूँ तो मैं भी वही बॉटल पीता हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन जो है वो हैक किया जाता है। तो आप कंटेंट से और फ्री वैल्यू से अपने कस्टमर के ब्रेन को हैक कर सकते हो कि आप उनको ऐसा दो जो उनको पसंद है।
अब उनको जो पसंद है ये आपको ढूंढना है। आप लेट्स सपोज मैं मार्केटर हूँ, है ना, तो मेरी टारगेट ऑडियंस मान लो बिजनेस ओनर है, तो यार उनको जो पसंद है, उनको क्या पसंद है, मार्केटिंग के हैक्स, उनको क्या पसंद है, कोई ऐसी फ्री बुक मिल जाए जिसमें उनको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला मिल जाए, उनको XYZ जो भी पसंद है मैं उसको अगर फ्री में दे देता हूँ या उसको कंटेंट के फॉर्म में दे देता हूँ जिससे उनको पसंद है, तो ऑटोमेटिकली वो इन्फ्लुएंस होना चालू कर देते हैं, वो भरोसा उनका बिल्ड होने लग जाता है और तब वो आज से आज नहीं तो कल आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, राइट। सो इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी आ सकती है, कंटेंट क्रिएशन है, पर्सनल ब्रांड उसी में बिल्ड हो रहा है। अच्छा, आप बुक लिख सकते हो, आप ऑथर बन सकते हो, आप बुक लिख के किसी को दोगे और फ्री में दोगे और वो बुक पढ़ेगा तो आप ही के बारे में पॉजिटिव सोचेगा। आप फ्री में कुछ गाइड दे सकते हो, एनीथिंग थ्रू विच आप अपने कस्टमर का भरोसा जीत पाओ, तो आप उसका ब्रेन धीरे धीरे हैक करना चालू कर देते हो। ये कुछ स्टेप हैं, बहुत स्टेप हैं, बट ये उसमें से कुछ स्टेप हैं, क्योंकि अब बड़ी कंपनी बहुत सारे इस्तेमाल करती है, वो हैक ऐसे लाती है, वो PR एक्टिविटी ऐसे करती है, वो स्टंट्स ऐसे करते हैं। बट आपके लिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या मीडियम बिजनेस ओनर हो, ये कुछ हैक इस्तेमाल कर लोगे तो आपका कस्टमर आप पे भरोसा करने लग जाएगा। और एक बार भरोसा हो गया, एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया, तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं आपकी मतलब अगर आप उसे सेल करते हो तो वो आपकी बात मान लेगा प्यार से। और कभी भी आपको हार्डकोर सेलिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूँ आपको अगर बहुत मेहनत करनी पड़ रही है बेचने में, तो फिर आपका या तो प्रोडक्ट ख़राब है या सामने वाला पर्सन आप पे भरोसा नहीं कर रहा। तो आप कभी भी हार्डकोर सेलिंग करो ही मत, आप बेचो ही मत। आप हमेशा अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करो और उसकी नीड को समझो। अगर उसकी नीड से आपका प्रोडक्ट राइट फिट होता है तो भैया वो हंसते हंसते ले लेगा। अगर नहीं फिट होता है और फिर भी आपने उसको बेच दिया बिकॉज आप डेस्परेट हो और आपको पैसा चाहिए, तो आज नहीं तो कल वो आपको गाली देगा। तो ऐसे लोगों को बेचो ही मत। ऐसे लोगों को साफ बोल सकते हो आप कि भैया आपका प्रोडक्ट आपके बिजनेस के लिए मैं हेल्पफुल नहीं हूँ, राइट। मैं हेल्पफुल नहीं हूँ, बट हो सकता है कोई ना कोई आपके लिए हेल्पफुल हो तो मैं कनेक्ट करा दूंगा आपको या कोई और प्रोडक्ट रिकमेंड कर दूंगा। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली इसमें कि आपको खुद से देखना होता है कि नीड कहाँ है और उस प्लेटफॉर्म पर ही बेचना है। तो क्या स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे हमें ये ध्यान रख के बेचना है कि ये चीज़ हमारी इन्हीं वाले ऑडियंस को बिक सकती है, या इस तरह से हमें एग्जैक्टली कैसे समझना पड़ेगा इस चीज़ को? प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता। देखो, प्लेटफॉर्म तो सिर्फ और सिर्फ विजिबिलिटी के लिए है। अच्छा, ठीक है, उस पर आपको बेचना नहीं है। बेचा कैसे जाता है? देखो, आज लेट्स सपोज कोई D2C ब्रांड है ना, तो D2C ब्रांड के लिए ऐड चलाना और उसकी वेबसाइट इज़ अ स्टोर, राइट। सो वो अपनी वेबसाइट पे क्या बेच रहे हैं वो मैटर करता है। फॉर यू, फॉर अस, फॉर बिजनेस ओनर्स, फॉर कोचेस और जो B2B वाले मॉडल में हैं उनके लिए 2-3 चीज़ें वर्क करती हैं कि वो इससे विजिबिलिटी तो बनाएंगे, बट बाद में या तो उनको 1-to-1 बेचना पड़ेगा या वेबिनार के थ्रू या सेमिनार के थ्रू 1-to-many बेचना पड़ेगा। फनल्स में जाना पड़ेगा उनको, है ना। तो हमने विजिबिलिटी वाला प्लेटफॉर्म समझा कि हमें जो फ्रंट एंड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी विजिबिलिटी के लिए बनानी है, और सेकंड हमें वेबिनार और सेमिनार के थ्रू बेचना है ना। तो अब लेट्स सपोज यहाँ पर मैं आपको फ्री वैल्यू देता हूँ, मुझे यहाँ नहीं बेचना, हमें किसी प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं बेचना, हमें यहाँ पर फ्री वैल्यू देनी है जिससे ऑडियंस आप पे ट्रस्ट करे और भरोसा करे। जब आप उसको फ्री में कुछ दोगे तो कहीं ना कहीं उसका भरोसा आप जीतोगे, और जब आप भरोसा जीतोगे तब आप उसको कोई नेक्स्ट लेवल की चीज़ बेच सकते हो, राइट। सो आपको बेचना अपने प्लेटफॉर्म पे है, अपने अंदर 1-to-1 या 1-to-many कम्युनिटी में सेलिंग करनी है, बट पब्लिकली आपको फ्री वैल्यू देनी है। अगर आप पब्लिकली फ्री वैल्यू दोगे और जिसको आगे आपसे काम करना है वो अपने आप रीच आउट करेगा ना आपको, राइट। सो आपको प्लेटफॉर्म पे सेलिंग नहीं करनी, बिकॉज प्लेटफॉर्म पे आप सेलिंग करोगे तो आप वैल्यू नहीं दे रहे हो। तो इसीलिए आप प्लेटफॉर्म पे वैल्यू दो। जिस पर्सन को सच में आपकी वैल्यू से फ़ायदा हुआ है और वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है तो आपके पास डायरेक्ट रीच आउट करेगा। फिर उसको आप समझाओ, उसकी प्रोडक्ट की नीड को समझो और आप अपना हाई टिकट प्रोडक्ट बेचो। मतलब आपको पहले अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है। लेकिन इस वैल्यू क्रिएशन वाले काम में कई बार ऐसा होता है ना कि क्रिएटर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो हम एक ट्रैप में भी फंस जाते हैं और कई बार एल्गोरिथम के ट्रैप में फंस जाते हैं कि SEO नहीं प्रॉपर चल रहा या हमारा ग्रो नहीं कर रहा, तो वो वाले लूप से कैसे निकला जाए? तो ये सब लूप माइंड में है। मैं आपको एक सिंपल हैक देता हूँ, सिंपल सिस्टम देता हूँ जिससे आप बिगिनर भी हो ना तो भी आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी लीड्स को ट्रस्ट बना सकते हो। पहली चीज़, देखो 3 सिस्टम होते हैं। एक होता है एक्वायरिंग सिस्टम जिसको मैं बोलता हूँ प्रिपरेशन इंजन, ठीक है। दूसरा मेरा सिस्टम है, मैं कहता हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम, और तीसरा है क्लोजिंग, ठीक है। नाउ पहली ये चीज़ कि लेट सपोज आपके नोन में आज आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैडम 1000 लोग तो होंगे, ठीक है। अब मैं 1000 लोगों को अगर एक ऐसा क्रिएटिव बनाऊं, लेट सपोज
जिसमें मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। मैं अब प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। सो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मेरा कस्टमर है, आपकी फील्ड का मेरे को कस्टमर का पेन पॉइंट नहीं पता, अपनी फील्ड का मैं मान लेता हूँ कि उसका पेन पॉइंट है कि उसकी सेल्स नहीं बढ़ रही। तो मैं उसको अगर एक ऐसा क्रिएटिव भेजूँ कि हाय, अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसकी सेल्स अभी स्टक है, जिसको रोज क्लाइंट को कॉल करना पड़ता है बट क्लाइंट उसका जवाब नहीं देता, उसको रोज ईमेल करना पड़ता है बट ईमेल पे क्लाइंट कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं अभी घूम रहा हूँ, मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। फिर वो बात भी मान जाता है, तो उसके बाद कहता है कि यार आपका प्रोडक्ट ना बड़ा महंगा है, वो दूसरी एजेंसी तो मेरे को 40,000 रुपये में दे रही है, आप 35,000 का कर दोगे क्या? तो अगर आप इन प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो मैंने ये बुक लिखी है जो कि फ्री है आपके लिए। अच्छा, ठीक है, तो अगर आप ये समझना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो आप पढ़ो। अब उसमें मैंने एक अपना पर सिस्टम लगा दिया जिसमें उसमें नाम, नंबर, ईमेल आईडी मेरे पास आ गया कि किसने वो बुक पढ़ी या फिर खरीदी। तो अब मैंने अपने 1000 लिस्ट में भेजी, मैं कहता हूँ 50 लोग तो पढ़ेंगे ना वो बुक। तो इसमें कहाँ एल्गोरिदम था और कहाँ कंपटीशन था? कहीं नहीं। मैंने अपने कस्टमर की पेन पॉइंट सॉल्व करने के लिए उनके लिए कुछ प्रोडक्ट बनाया और उनको दे दिया। अब अगर सच में आपके प्रोडक्ट में पावर है और सच में उसमें वैल्यू है, वो पर्सन खुद ही कहेगा कि यार पूजा जी बड़ी अच्छी प्रोडक्ट थी यार, वो बड़ी अच्छी बुक थी, मैंने आपकी पढ़ी, ऑल्दो मैं 4 पन्ने ही पढ़ पाया बट बहुत अच्छा आपने लिखा है। अब उसको आप बोलो, और या आपकी टीम रीच आउट करे कि हम ऐसी 10 चीज़ें और करते हैं जिससे आपका बिजनेस को मैं नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता हूँ। इसमें कहाँ एल्गोरिदम है और कहाँ क्लाइंट का कंपटीशन है? कुछ है क्या? नहीं है। सिंपल मेथड। अच्छा, इसमें आपको बेचने के लिए कोई हार्डकोर सेलिंग करनी पड़ी क्या? हम लोग क्या करते हैं, लीड लाते हैं, उसके बाद एक टीम कॉल करती है कि सर आपकी हमारे साथ मीटिंग है, फिर वो मीटिंग में प्रोडक्ट समझाएंगे, बेचेंगे, अच्छा वो फिर यही नेगोशिएशन चलता रहेगा। राइट, सो फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सिंपल सिस्टम। क्या आप वैल्यू जब देते हो किसी भी पर्सन को तो वो आपका भरोसा जीत जाता है। वो जब जीत लेगा तो आप उसको कुछ भी बेचो। वाओ, मतलब दुर्वेश आपने तो मतलब बहुत ही सिंपल वे में इसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया ना, ऐसे लग रहा है ये तो कुछ है ही नहीं। मतलब सुनने में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। और ये बिगनर्स के लिए है ना। अब मान लो यही देखो, साइकोलॉजी और फंडामेंटल सेम ही रहना है। हाँ। अब आपको स्केल करना है अपना बिजनेस, तो ऐसी ही क्रिएटिव मल्टीपल आप ऐड चलाने लग जाओ, आप रील्स बनाने लग जाओ, आप सोशल मीडिया पे जाओ, वहाँ पर ज़रूर ये सब एल्गोरिदम और वो फ़र्क पड़ेगा, बट फिर भी आप वैल्यू दे रहे हो ना, आप फ्री में ही दे रहे हो ना, आप अपने कस्टमर को ही देख रहे हो ना। और ये भी सब खत्म हो जाता है, मैं कहता हूँ। फिर भी लेट सपोज आपने 1000 लोगों में से 50 लोग तो आपने बनाए अपने, राइट। वो खुद के तो थे। क्या उन 50 लोगों की आपने सच में केयर करी? अगर केयर करी तो क्या उन कस्टमर को आप बोल सकते हो कि भैया आप अपने सर्कल में ये मेरा मैसेज भेज दो? तो क्या वो भेजेगा नहीं आपके लिए? अगर आपने उसके लिए लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करी है, आपने उसकी लाइफ चेंज करी है, क्या वो अपने 50 लोगों को नहीं भेज सकता मैसेज? तो सोचो 50 × 50 2,500 लोग हो गए। तो ऑलरेडी आपको कहाँ एल्गोरिदम था इसमें? कहाँ कोई कंपटीशन था? आप ही का कस्टमर अपने सर्कल में भेज रहा है। राइट, सो योर कस्टमर बिकम्स ऑटोमेटिकली योर एडवर्टाइजमेंट वाले मशीन और प्लेटफॉर्म। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही इजी वे आउट बता दिया आपने। अब मैं फिर से वहीं पर आती हूँ जो 9 to 5 वाला लूप था। अब हमने समझ लिया कि बिज़नेस तो करना है, बट वो एग्जैक्टली क्या टाइम होता है जब हमें उस रट में से सच में निकलकर पूरा अपने वेंचर की तरफ फोकस हो जाना चाहिए? कभी भी ना आप 9 to 5 डायरेक्टली मत छोड़ो, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है एंड आपको भी नहीं पता कि आप कामयाब होगे कि नहीं होगे। बिकॉज हम सब रिस्क ले रहे हैं। मैं कॉलेज में था, मैंने 9 to 5 नहीं किया, मैं कॉलेज में था, तो मैंने ये कॉलेज में ही समझ लिया था कि यार कॉलेज के अंदर अगर मैंने कुछ कर लिया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद जो मेरी सैलरी मिलेगी उसमें मेरे को रेंट भी देना है, उसमें मेरे को 10 खर्चे भी हैं, फिर मेरे को 9 to 8 जॉब भी करनी है, जो भी आने जाने में भी तो टाइम लगता ही है, जॉब वगैरह में तो बहुत समय चला जाता है ऑटोमेटिकली। तो मैं कहता हूँ कभी भी आप डायरेक्टली जंप करके अपना बिजनेस मत स्टार्ट करो। आप क्या करो, वही जो मैंने कंसेप्ट बताया, एंटरप्रेन्योर बनो। लेकिन एंटरप्रेन्योर कैसे बनो? जॉब करते करते। उसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, बाकी का जितना भी समय बचा, क्या वो समय दे के आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कुछ बिल्ड कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो करना चालू कर दो, और अगर नहीं कर सकते हो तो अगेन अपने आप को प्रिपेयर करो, अपनी स्किल डेवलप करो, कोई ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में फिट करो, मतलब बनाओ और डेवलप करो कि आपकी स्किल जो है वो यूज़फुल हो। जैसे मैंने कॉलेज टाइम पे मार्केटिंग सीख ली, तो अब कोचेस के लिए मार्केटिंग ज़रूरी है, और कोच आदमी बिजी है, वो अपना प्रोडक्ट बना रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो उसको समझ नहीं आ रहा कि कस्टमर कहाँ से लाऊं। मैंने वो प्रोडक्ट प्रॉब्लम उनकी सॉल्व कर दी, जब मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो उन्होंने जो पैसा कमाया उसमें से मैंने ले लिया, और ये सब मैं तब कर रहा हूँ जब मैं कॉलेज में हूँ। तो जब आप जॉब कर रहे हो तब आप ये करो, एंड द मोमेंट आपकी इनकम जो है
वो ऑलमोस्ट या तो सेम हो जाए जॉब के बराबर या फिर ज़्यादा हो जाए जॉब से, ठीक है। और जब ऐसा हो जाए तो भी आप अगले 4-5 महीने काम करो। अच्छा। क्यों? क्योंकि थोड़ी सेविंग भी तो रखनी है कि कल को बिजनेस Backup. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो आपको अगले 6 महीने की खाने की, रहने की, बेसिक एक्सपेंस की टेंशन ना हो। तो लेट सपोज आज आम आदमी मान लो कोई भी XYZ पर्सन है, उसकी सैलरी है 50,000, तो मैं कहता हूँ अगले 6 महीने एंटरप्रेन्योर बन के काम करो, और उस 6 महीने में अगर आपने अपनी 50,000 जो इनकम है वो मैच कर ली, बहुत बढ़िया। अगले 6 महीने कोशिश करो कि यही इनकम बाहर से मेरी एक्स्ट्रा 50,000 और क्यों ना हो जाए, और इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं चाहिए। आप 2 घंटे 3 घंटे भी दिन के देने लग जाओगे ना उस समय, तो आज डिजिटल युग में उतना पैसा कमाना बड़ा आसान है। मैं कॉलेज सुबह जाता था 10 बजे, रात को 6 बजे आता था, फिर भी रात के 2 बजे तक काम कर करके मैंने अपना सारा कुछ बिल्ड किया। तो उस समय अगर आपकी इनकम बाहर से 1 लाख हो गई तो अगले 6 महीने काम करो और पूरी 1-1 लाख की इनकम सेव करो। आपकी जॉब से तो आपके खर्चे चल ही रहे हैं, 1 लाख की इनकम आपने सेव की, आपके 6 लाख रुपए पड़े हुए हैं अकाउंट में। अब आप सीधे जॉब को छोड़ दो और फुल टाइम दिमाग लगाओ कि अब मैं 1 लाख के बिजनेस को कैसे 5 लाख पे लेके जाऊँ या मैं 10 लाख पे लेके जाऊँ। अब इस दौरान मान लो ऐसे भी आपके दिन आएंगे जहाँ आपके लॉसेस हो गए, जहाँ ऊपर नीचे हो गया, कोई महीना ऐसा भी होगा जहाँ आपने 0 कमाया, कोई बात नहीं, बैकअप पड़ा है ना आपका 6 लाख रुपए, तो आपको बेसिक चीज़ों की तो टेंशन नहीं लेगी। और दूसरा, आप इस दौरान अपना माइंडसेट इतना स्ट्रांग कर लेते हो ना काम कर करके कि आपको कभी भी फील ही नहीं आएगा कि यार मैं कमज़ोर हूँ या फिर मैं जॉब दोबारा करूँ, बिकॉज यू विल बिकम एन एंटरप्रेन्योर। और एक एंटरप्रेन्योर का जो ब्लड होता है ना, वो हमेशा कहता है कि यार जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, मैं करूँगा यार, मैं मेहनत करूँगा, मैं क्लाइंट क्लोज करूँगा, मैं 4 क्लाइंट क्लोज करूँगा। और जब आपके पास इतना नेटवर्क रिसोर्सेज हो जाता है तो क्लाइंटों की कमी नहीं होती, पाइपलाइन ऐसी बिल्ड हो जाती है, रेफरल ऐसे बिल्ड हो जाते हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो 4 कस्टमर आपके बने, उन 4 कस्टमर को भी बोलोगे ना कि भैया कोई रेफरल दे दो, वो दे देंगे आपका। तो आप अच्छा काम करो, लोगों की हेल्प करो, तो डेफिनेटली कभी आपका बिजनेस जो है वो डाउनफॉल नहीं जाएगा, हमेशा ग्रो करेगा। सो दिस इज़ द रोड मैप, प्रूवन रोड मैप। इसके इधर उधर जाओगे तो रिस्क हो सकता है, ये फॉलो करोगे तो मैं लिख के गारंटी देता हूँ कोई रिस्क नहीं है। मतलब रिस्क तो लेना है लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, प्योर तभी आप कैलकुलेटिव। हाँ आगे अंधा रिस्क कभी मत लो। लाइफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट इजी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जब तक आपके पास स्किल नहीं है और उसके तुरंत ही आप कूद गए फॉर एग्जांपल, तो बहुत ही बड़ा रिस्क है। तो आपको खुद, जैसे मेरे को भी खुद को भी तो ठप्पा लगाना था मेरे को अपने ऊपर कि मैं मतलब कैपेबल हूँ, तो वो ठप्पा कैसे लगेगा एंटरप्रेन्योर बन के? जब आप दूसरों के लिए काम करोगे तब तो एंटरप्रेन्योर का ठप्पा लग गया, तब आपको पता है कि यार इसके अंदर बिजनेस स्किल है। तो जब स्किल है तो तब अपना आप बिजनेस आगे बढ़ो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जॉब छोड़ के अचानक से बिजनेस चालू कर दिया, राइट, डाउनफॉल हो जाता है, फिर उनको दोबारा जॉब करनी पड़ जाती है। राइट, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी स्किल को वेरीफाई नहीं किया, उन्होंने स्किल को अपनी, वो जैसे बोलते हैं ना, चेक मार्क नहीं लगाया ग्रीन की, ये सच में काम करेगी। वो बस जोश में कई मोटिवेशनल वीडियो देखी और कूद गए। तो ऐसा काम करोगे तो आज नहीं तो कल वापस जॉब पे आना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज़ तब तो ठीक है जब हम यंग हैं, मैं 20 साल का मान लो स्टार्ट किया, 25 साल का, 26 साल का, ठीक है। 30 साल 35 साल की उम्र में अगर उस बंदे का मान लो वाइफ है, राइट, या फिर उस फैमिली पर्सन है, की फैमिली है, बच्चे हैं, तो उस समय तो ये खुद की तो जान खतरे में डाल ही रहा है, फैमिली को भी सेक्रीफाइस करवाएगा वो पर्सन। अगर वो ऐसा रिस्क लेता है, उसकी फैमिली बेचारी कहाँ से सर्वाइव करेगी, राइट? सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। तो उस समय आपको भैया ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी जिससे आप सर्वाइव करो और आपकी फैमिली भी बेचारी सफ़र करे। तो कोई सफरिंग नहीं, प्रूवन रोड मैप फॉलो करो, बहुत अच्छा। इसके अलावा एक, क्योंकि अब फैमिली वाला मुद्दा आ गया है, तो मैं इसमें एक और ऑप्शन दे देता हूँ कि अगर किसी की फैमिली, मान लो हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, तो वहाँ पर एक रिस्क ले सकता है कि दूसरे पर्सन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए कि यार मैं अगले 6 महीने ना मैं पूरी जान लगाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार कुछ करूँ, और मैं कर गया तो यार हम दोनों फ्री हो जाएंगे, हम दोनों मिलके फिर कुछ बड़ा करेंगे। बट जब तक मैं 6 महीने मान लो अपनी जॉब छोड़ता हूँ, तो तब तक तुम घर को संभाल लेना। तो उसके बेसिक एक्सपेंस की जिम्मेदारी बीवी की हो गई या फिर हस्बैंड की हो गई, स्पाउस की हो गई, तो वो घर को संभालते रहे। वो अगले 6 महीने बंदा ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट करे, अगर वो कामयाब हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो एक, जब 2 लोग होते हैं तो फिर एक रिस्क ले सकता है। जैसे बिजनेस में फेलियर्स भी बहुत होते हैं हमेशा, जब भी एंटरप्रेन्योर की बात करें तो ये रियलिटी है क्या? मतलब फेलियर्स के बाद ही समझ में आता है बिजनेस, अदरवाइज हम ऐसा भी सोच के प्लान करके करें तो हम इजीली कर सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन है क्या? देखो, फेलियर 2-3 तरीके की चीज़ें होती है। फेलियर में एक होगा कि भैया पैसे का लॉस हुआ, एक ही होता है कि जो चीज़ आपने चालू की, करना चाहा, वो नहीं हुआ। जैसे मैं डिजिटल युग में मानता नहीं कि आपका पैसे का बहुत ज़्यादा लॉस होना चाहिए। रीज़न, बिकॉज आप फैक्ट्री तो खोल नहीं रहे, आज डिजिटली तो काम कर रहे हो आप। डिजिटल में क्या आपको एक लैपटॉप चाहिए
और फ़ोन चाहिए और वाईफाई कनेक्शन चाहिए, तो आपका लॉस फाइनेंशियली कुछ है नहीं। और अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो जिसमें आप फैक्ट्री वैक्ट्री खोलो तो भाई मत करो, उसके लिए आपके पास बहुत अच्छी सेविंग होनी चाहिए, बैकअप अच्छा होना चाहिए तो ही करो। नहीं तो मान लो 1 करोड़ की ज़मीन खरीदो फिर फैक्ट्री खोलो, तो उसमें तो आदमी पूरा घुस जाता है। जाने कितने बिजनेसमैन ऐसे देखे हैं जिन्होंने ये किया और घुस गए। अच्छा, ऐसी चीज़ों में एक बार क्या होता है कि आदमी क्या करता है, खुद का पैसा तो लगाता ही लगाता है, 1 करोड़ बाहर से भी लेकर डाल दिया, राइट। तो अब खुद तो घुसा ही घुसा, अब वो घुसने के बाद निकलेगा नहीं। लेकिन जो 1 करोड़ का लोन है, अब उसको चुकाने के लिए उसको अगले 10 साल मेहनत करनी पड़ेगी। तो कभी भी ऐसी भी चीज़ें करो तो या तो खुद के पैसे से करो, सो दैट जीरो पे तो आओ आप। लेकिन आप दूसरे का पैसा लेके करते हो तो गड्ढे में चले जाते हो, फिर गड्ढे से निकलो, पूरा आदमी का करियर खत्म हो जाता है इस गलती के चक्कर में। इसीलिए भैया कभी भी आप बिजनेस स्टार्ट करो लो रिस्क, जिसमें इन्वेस्टमेंट कम से कम हो, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना हो, वो वाला बिजनेस स्टार्ट करो शुरू में, ताकि आपके घर के, जैसे आज मेरे को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, लेकिन मैं आज थोड़ा नहीं टाटा जैसा प्लान डाल दूंगा कोई, मैं घुस जाऊंगा, दूसरे दिन मेरा कॉन्फिडेंस उसके बाद जो टूटेगा, मैं अगले 60 साल तक नहीं उठ पाऊंगा। तो मेरा पहला पर्पस क्या है, वो ये कि भैया मैं अपनी फैमिली की सेविंग अच्छी करूं, मैं अपनी इनकम अच्छी बनाऊं, मैं ऐसा सस्टेनेबल इकोसिस्टम बिल्ड कर दूं जिससे मेरे खाने पीने, घूमने, गाड़ी के खर्चे और सेविंग अपने आप होती रहे। फिर मैं सोचूंगा कुछ बड़ा करने का। पहली मेरी नेसेसिटी इज़ दिस, फिर मैं सोचूंगा कि फैक्ट्री खोलनी है। फिर भी फैक्ट्री खोलने में अपना और अपनी बीवी का पैसा नहीं डालूंगा, उसकी करियर के लिए, उसके फ्यूचर के लिए अलग पैसा डाल दूंगा, ताकि उसका फ्यूचर कल को वो ना हो, गड़बड़ ना हो। फिर मैं अपने बलबूते पे रिस्क लूंगा, बिकॉज मेरे को आगे बढ़ने की ताकत है या मेरे को कॉन्फिडेंस है, तो मैं रिस्क अपने लेवल पे लूंगा, अपनी फैमिली को सफ़र करा के नहीं लूँगा, राइट। सो आपको हमेशा प्लान वो चुनना है जिसमें आपको रिस्क ना हो, पैसे का लॉस ना हो। डिजिटल से स्टार्ट करो सो दैट आप कुछ कर पाओ बिना पैसे के। सिर्फ लैपटॉप की इन्वेस्टमेंट लगती है और वाईफाई लगता है। जब आप कुछ बिल्ड कर लो, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, फिर करते रहना बड़ी बड़ी चीज़ें। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, मेंटर्स का बहुत बड़ा रोल है मैडम, एक नेटवर्क का और मेंटर्स का। जब आपके पास अच्छे लोग होते हैं ना, तो आपको ऐसी सारी चीज़ों से बचा लेते हैं। कि आज मैं कोई भी मेजर डिसीजन लेना होता है तो मैं अपने 4 लोगों से ज़रूर सलाह करता हूँ। मेरे भैया हैं चित्रेश भैया, आशीष भैया, एक मेरे मेंटर हैं, उनका भी बिज़नेस साथ में मैंने बिल्ड किया है, सुरेश मंचरमानी। तो इन लोगों से मैं कंसल्ट और बैठ के बातचीत ज़रूर करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ, करना चाहिए। तो अगर वो कहते हैं कि हाँ करना चाहिए, तो मेरे को पता है कल को मैं गिरूंगा भी, तो मैं तो बोलूँगा तुम्हारा भी डिसीजन खराब था लेकिन मैंने खुद तो कर लिया, तो बाद में वो भी मेरे को कहेंगे कि तूने मुझसे पूछ के किया क्या। तो मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ हो तो आप अपने पूछ के करो, और उनको ये भी पता है कि यार कितना डालना चाहिए, कितना नहीं डालना चाहिए, आपसे ज़्यादा मैच्योर हैं। और एक और चीज़ मैं कहता हूँ, मैच्योर ना भी हो फिर भी एक थर्ड एंगल हमेशा मैटर करता है। आज जैसे कोई भी मूवी बनती है तो 3 कैमरे लगते हैं ना, एक ही कैमरे से काम हो जाता सारा, तो क्यों लगाते 3 कैमरे। तो इसी तरीके से हर एक लाइफ के इंसान में थर्ड एंगल व्यू ज़रूरी है। आज हम जो कर रहे हैं हमें नहीं दिखता, बट थर्ड पर्सन हमें ज़रूर देखेगा। तो आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई हमेशा आपको उस नज़रिए से देखेगा जो आपकी गलतियां पहचान पाएगा, जो देख पाएगा कि यार ये ऐसी गलती करने जा रहा है, हो सकता है आप ना देख पाओ। तो आपका भाई का, आपका मेंटर का एक अच्छे सर्कल का होना बड़ा ज़रूरी है, वो गलतियां करने से बचा लेते हैं आपको। वो बर्ड आई व्यू होना ज़रूरी है जो आपको बता सके। बट इसमें आपने एक बात की नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग बिल्ड करने का कोई आपका अपना अलग फॉर्मूला है तो हमें बताइए प्लीज़। फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है। अच्छा। मैं इसको कहता हूँ ब्लेसिंग्स हैं, बट टेक्निक भी हैं जो मैं बताने वाला हूँ आपको। हाँ। देखो, एक पहली तो आपको खुद पे कन्विक्शन और खुद पे कॉन्फिडेंस बहुत होना ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि जो मैं माध्यम बता रहा हूँ ना, उससे आप इनिशिएशन तो कर पाओगे, कोई भी कोड क्रैक तो कर पाओगे लोगों तक, बट आपका रिश्ता कितना लंबा चलेगा वो मैटर करता है आपकी क्वालिटी पे। ठीक है, तो जैसे अब एग्जांपल देता हूँ, सुरेश मंचरमानी है ना, अब मैंने इनके साथ कैसे कनेक्ट किया, तो उस समय सर के ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, कुछ 2-2.5 हज़ार के आसपास फॉलोअर्स थे, और बड़ी पर्सनैलिटी हैं, खूब अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो अब मैंने इनको मैसेज, एक पर्सन क्या होता है कि हमेशा मैसेज करता है कि हाय सर, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, या मैं अपनी प्रोडक्ट और सर्विस बेचना चाहता हूँ, और वो रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे उनके पास 36 मैसेज आते हैं, तो जवाब ही नहीं देते। मैं हमेशा कहता हूँ आप हमेशा पहला मैसेज, उनकी कुछ वीडियोस देखो, उनके बारे में कुछ पढ़ो, समझो और कॉम्प्लीमेंट दो कि हाय सर, आई सॉ योर वीडियो, या फिर मैंने आपका ये देखा, आई सॉ योर जर्नी, इट वाज रियली इंस्पायरिंग एंड मुझे बड़ा कनेक्टेड फील हुआ आपसे, वुड लव टू कनेक्ट विद यू ओवर अ कॉल और ओवर वट एवर इट इज़। तो अब क्या है, वो यार बंदा जब अपनी तारीफ सुनेगा, देखेगा, तो सबकी इच्छा करती है कि यार थैंक यू तो बोल देता हूँ,
राइट। सो आज किसी भी पर्सन को ईमेल लिखो, हजारों ईमेल आते हैं, लोग रिप्लाई नहीं करते, बट जब भी आप ऐसा कुछ वैल्यूएबल ईमेल लिखोगे जिससे उसको अच्छा लगे, कनेक्टिविटी, जब बंदा पढ़ेगा तो उसको उसके चेहरे पे स्माइल आएगी ना कि यार मेरी जर्नी के बारे में किसी ने तारीफ करी। तो जब आप ये करोगे तो वो एटलीस्ट रिप्लाई करेंगे, एंड वंस दे रिप्लाई ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन बिल्ड होना चालू हो जाता है। जैसे मेरी और उनकी शुरुआत हुई तो उन्होंने रिप्लाई किया, हमारी 1 घंटा 1.5 घंटा बात हुई कॉल पे। फिर उस 1-1.5 घंटे की कॉल की पर्सनैलिटी आपकी मैटर करती है। अगर आपकी पावर है आप में, आपकी बातों में, आपके प्रोडक्ट में, आपकी क्वालिटी आपके अंदर है, तो ही आप उस रिलेशन को लंबा ले जा पाओगे। जैसे इस ट्रिक को बहुत लोग इस्तेमाल करके कनेक्शन तो ब्रेक कर सकते हैं, बट अगर उनमें खुद में ताकत नहीं है, बात नहीं कर पाए, अच्छे से बिल्डअप नहीं कर पाए, तो वो रिश्ता वहीं ख़त्म हो जाता है। वो अगली बार से ब्लॉक लिस्ट में और डाल देगा कि फालतू आदमी है, राइट। सो आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है तो वो रिश्ता, आज जैसे हमारा रिश्ता फैमिली जैसा है, राइट। सो आई हैव रिटन अ बुक विद हिम कॉल्ड द रिच ग्रैंडफादर, सो आई एम लाइक अ ग्रैंडसन, ठीक है। और इतना फैमिली जैसा रिश्ता है। वो कहाँ से बिल्ड हुआ? सिर्फ एक इंस्टाग्राम डीएम से, राइट। सोचो। तो दैट्स द पावर ऑफ नेटवर्किंग, कि जब आप ये ट्रिक्स इस्तेमाल करते हो तो ट्रिक हैं अगेन, बट आपको अपने अंदर भी ताकत होनी चाहिए। जैसे मैनिपुलेशन वाला काम मैंने बोला ना आपको, कि आप मैनिपुलेट कर सकते हो, बट दीज आर जस्ट वेज। आपके प्रोडक्ट में ताकत नहीं है तो बैकफायर कर सकता है। तो इसी तरीके से आप में ताकत होनी चाहिए। तो ये सब तो टेक्निक हैं जो आपको बिल्ड करके दे देंगी, बट अगर एट बैक एंड में आप ही के पास पावर नहीं है तो बंदा ब्लैक लिस्ट में डाल देगा आपको, अगली बार से बात ही नहीं करेगा, फ़ोन ही नहीं उठाएगा। तो रिश्ता कितना लंबा चलेगा वो आप पे मैटर करता है, आपकी क्वालिटीज़ पे मैटर करता है, आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स पे मैटर करता है कि आप कैसे हर एक चीज़ों को हैंडल करते हो। आपकी relation build पर्सनालिटी करते पे, ओवरऑल पर्सनालिटी पे भी Yes. बहुत कुछ मैटर करता है कि Yes. आप अपने रिलेशन Yes. को कितना ले जा रहे हो। Yes. इसके साथ ही अगर आपने कहा कि प्रोडक्ट अच्छा हो, तो प्रोडक्ट अच्छा है ये हमें जजमेंट कैसे आए? कस्टमर बताएगा आपको आपका जजमेंट। अच्छा। तो अब मान लो जैसे किंडर जॉय है ना, हाँ। एक ये प्रोडक्ट मार्केट में जब आया तो एक से एक बड़ी कंपनी ना कभी भी मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती, ठीक है। मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जैसे पहले के लेवल पे, पुराने समय पे मास एडवर्टाइजिंग चला करती थी। मास एडवर्टाइजिंग क्या होती है कि इकट्ठे मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया और टीवी में ऐड दे दी सब जगह, तो टीवी में मास एडवर्टाइजिंग कर दी तो ऑटोमेटिकली जिनको पसंद होगा वो खरीद लेंगे, बट उसमें लगता है बहुत पैसा। अब हमारे पास वो पैसा है नहीं मास एडवर्टाइजिंग करने का, इसलिए हम नैरो मार्केटिंग करते हैं, नैरो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इसी तरीके से आपको अपना प्रोडक्ट जब बिल्ड करो तो एकदम से मास फैलाना नहीं है कि हर जगह फैला दिया अच्छा। और देखा, नहीं। आप अपने क्लोज सर्कल में टेस्ट कर लो ना, पहले 4 लोगों पर टेस्ट कर लो। आज देश की जैसे जनता, मैं क्या, और अपने सर्कल में अगर टेस्ट करो तो ठीक, नहीं तो बाहर वालों पर टेस्ट करो। जैसे आज देश की जनता या देश में बिजनेस ओनर्स फॉर एग्जांपल जो कुछ ना कुछ खरीदते हैं वो 7 करोड़ हैं, MSMEs जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब मान लो मेरे को कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विस उनको देनी है, तो मेरे अंदर सेल्स स्किल अच्छी थी और ये सारी चीज़ अच्छी थी, तो मैंने क्लोज कर लिया। अब मेरे को कैसे पता चलेगा मेरा प्रोडक्ट रिजल्ट दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा? तो यार ट्राई तो करना ही पड़ेगा, तो ट्राई करो। अब मान लो वो वर्कआउट नहीं किया, फेल हो गया, तो भैया उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो और पैसे वापस दे दो। अच्छा। अब मैं कहता हूँ वो पर्सन नेगेटिव हो गया, कोई बात नहीं, 7 करोड़ की जनता पड़ी हुई है, उसमें से एक ही तो ख़त्म हुआ है, बाकी पे फोकस करो। बट रिलेशन ख़राब मत करो और उसका पैसा लेके मत भागना। उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो कि सर मैंने कुछ ट्राई किया, आपके साथ वर्कआउट नहीं किया, नाउ लेट मी डू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ इसके बदले में। बस तो आपका रिलेशनशिप बना रहा, पॉजिटिविटी बनी रही, आप पैसे लेके नहीं भागे बस। तो वो काम मत करना। अब ऐसे एक्सपेरिमेंट आपको 4 लोगों के साथ करने पड़ेंगे। जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि मेरा प्रोडक्ट राइट फिट हो चुका है, तब आप मासेस में बेच सकते हो या तब आप पूरे कॉन्फिडेंस से बेच सकते हो। बट स्टार्टिंग में तो हर एक को यही करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट एंड टेस्ट। आपको फिर पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट में ताकत है कि नहीं है। तो इसमें लोग भी ख़राब होंगे, बट कभी भी कोशिश ये करो कि लोग नेगेटिव पूरे ही ना हो जाएं, जिससे आपकी रेपुटेशन जाए। बिकॉज कोई भी क्लाइंट आपको नेगेटिव रेपुटेशन या नेगेटिव रिव्यू दे देता है तो फिर आपकी रेपुटेशन ज़्यादा जाती है। तो एक्सपेरिमेंट करो, बट हमेशा पॉजिटिव इंटेंशन से करो, पॉजिटिविटी से करो, अच्छे फेथ से करो, अच्छी बिहेवियर से करो। आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, तो फिर गलती भी हो तो मुझे लगता है वो माफ़ की जाती है। बिल्कुल, बहुत इजी और अच्छा वे बताया आपने। अच्छा, ये सब चीज़ें तो हम लोग, ठीक है, प्रोडक्ट भी बन गया, हमने सेलिंग भी सीख ली और परसेप्शन भी क्रिएट कर लिया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मतलब ऐसी 3 या 4 चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एंटरप्रेन्योर के लिए, वो लास्ट टिप आप क्या देना चाहोगे? 3 चीज़ें, एक तो पहले कि मार्केटिंग पहले, सेल्स बाद में।
अच्छा। आपका जो माइंडसेट है ना, वो आपको बिल्ड करना है कि मेरे को मार्केटिंग पहले करनी है, सेल्स बाद में। आज लोग सेल्स पहले करने चालू कर देते हैं, मैं किसी से मिला बेचना चालू कर दिया, नहीं, मार्केटिंग पहले रखो, सेल्स बाद में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपका अगर रिलेशन किसी भी पर्सन के साथ अच्छा नहीं है तो नेटवर्किंग अच्छी नहीं होने वाली। तो आपको बहुत बहुत मेजर इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छा नेटवर्किंग करो और अच्छी रिलेशन बनाओ। और तीसरी टिप मैं आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए दूंगा, वो है कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। आप मेहनत करते रहो, एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते रहो, और कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो हमेशा बनाए रखो। तो ये 3 चीज़ें अगर किसी भी बिजनेस ओनर के अंदर फंडामेंटल हैं तो आई गेस कुछ भी गलत नहीं जा सकता, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, आपकी सेल्स और मार्केटिंग अच्छी है, और तीसरा आप अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, और दूसरा कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे फोकस कर रहे हो। कस्टमर आपका सेटिस्फाइड है तो कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती। और साथ साथ में पीआर भी करना बहुत इम्पोर्टेंट है, पार्ट है ना मार्केटिंग का। तो सबसे पहले मार्केटिंग ही करनी है, Yes. उसके बाद बाकी सब चीज़ें आती है। करेक्ट, फिर बाद में बाकी सारा कुछ आता है। आज देखो, आप फंडामेंटल आप समझो, आप कहीं भी जॉब देने जाते हो तो पहले आपका सीवी जाता है ना, हाँ, तो वो भी तो मार्केटिंग ही है। आप पहले सीवी देख रहे हो, उसके बाद ही तो आप अपने आप को बेचना चालू कर रहे हो कि मैं अच्छा हूँ आपकी कंपनी के लिए। अच्छा, जो कंपनी आ रही है वो क्या कंपनी सीधे इंटरव्यू लेने लग जाती है? नहीं, वो अपना पहले वीडियो बेचते हैं, वो अपनी एम्प्लॉयज़ अपना ब्रोशर पूरा बेचते हैं कि भैया ये कंपनी है, राइट। सो आज हर एक पर्सन अपने आप को इसी फॉर्मूले में ही सेट करके रखा हुआ है, राइट। सो आपको भी वही करना है, चाहे वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ही क्यों ना हो। यस यस। हाँ, बहुत अच्छा लगा दुर्वेश जी आपसे बात करके, और बहुत सारे मतलब मिथ्स कहूँगी डिजिटल मीडिया के, बहुत सारे हमें क्लैरिटी मिली कि कैसे अपने आप को ग्रो करना है, कैसे जॉब से निकलकर हम अपना डिजिटल बना सकते हैं, जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट करके आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।